दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने मराठा स्टार्ट किया था और मराठा पार्ट 1 में हमने पढ़ा था शिवाजी की राजनीतिक उपलब्धियां। हमने देखा था कि किन किन परिस्थितियों में शिवाजी ने संघर्ष करते हुए अंततः 16 जून 1674 को रायगढ़ में स्वाधीन मराठा शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और इसी के साथ स्वतंत्र मराठा राज्य अस्तित्व में आया। शिवाजी ने अपने राज्य के सुचारू प्रशासन संचालन के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी वो ये दर्शाती है कि वे केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक थे। और चूँकि वो मध्ययुगीन परिवेश था तो स्वाभाविक है, आदर्श क्या था, दक्षिणी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था। तो मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ दक्षिणी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मिश्रण है, लेकिन उसमें शिवाजी की मौलिकता अधिक है। ठीक है, तो यदि हम उनके द्वारा स्थापित मराठा राज्य की प्रशासनिक संगठन पर चर्चा करें तो आप देखेंगे उनके द्वारा स्थापित जो स्वतंत्र मराठा राज्य है उसे मराठी स्रोतों में कहा गया है स्वराज, स्वराज की संज्ञा दी गई, जबकि फारसी स्रोतों में मुल्क ए कादिम की संज्ञा दी गई है। प्रशासन का जो स्वरूप था, उन्होंने जो प्रशासनिक संगठन स्थापित किया वो पूरी तरह केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्री व्यवस्था के अनुरूप था। केंद्रीकृत का मतलब शक्तियों का झुकाव पूरी तरह केंद्र की ओर हो। राजतंत्र ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम या व्यवस्था जिसमें राज्य की सारी शक्तियां राज्य के प्रमुख राजा के हाथ में हो, निरंकुश और जिस पर किसी का अंकुश ना हो। तो ये मध्ययुगीन परिवेश के अनुरूप छत्रपति शिवाजी राज्य की सभी शक्तियां अंतिम रूप से छत्रपति शिवाजी में निहित थी, लेकिन केंद्रीय स्तर पर उन्होंने प्रशासन में सहायता के लिए या कह लीजिए सुचारू शासन संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर 8 अधिकारी नियुक्त किए थे, या कहें 8 मंत्री नियुक्त किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से 8 को अष्टप्रधान। ठीक है, और अष्टप्रधान के ये 8 अधिकारी हैं। पेशवा या प्रधानमंत्री, मजमूदार या अमात्य, 2-2 नाम मिलते हैं सबके। ठीक है, तो आपको असुविधा ना हो इसलिए जो जितने भी नाम मिलते हैं मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। पेशवा या प्रधानमंत्री, मजमूदार या अमात्य, वाकया नवीस या मंत्री, शुरू नवीस या सचिव, सुमंत या दबीर, सर ए नौबत, पंडित राव या दानाध्यक्ष और न्यायाधीश। मित्रों, एक पीसीएस में सवाल आया था कथन कारण का। उसमें कथन दिया था कि शिवाजी के अष्टप्रधान को आधुनिक अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता, ये असर्शन था। और रीज़न दिया था कि मंत्रिमंडल के सदस्य स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। कैसे देखें, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस अष्टप्रधान को हम आधुनिक अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अष्टप्रधान का कोई भी अधिकारी या कहें कोई भी मंत्री स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। ठीक है, इन 8 अधिकारियों या 8 मंत्रियों का कार्य सलाहकारी था, यानी ये शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ये आवश्यकता पड़ने पर सलाह देते थे। शिवाजी की परमिशन के बिना अपने विवेक से कोई स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले सकते थे।
ठीक है। और इनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य भी नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि अष्टप्रधान को आधुनिक अर्थ में आप मंत्रिमंडल नहीं कह सकते, है ना। इनका क्या क्या कार्य था, कौन कौन सी इनको जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने पहले ही बताया। शासन संचालन में सहायता के लिए हर अलग अलग मामले सौंपे गए थे। हर मामलों पे ये शिवाजी को सलाह देते थे और शिवाजी द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे उसी के अनुरूप कार्य करते थे। इन अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण था, महत्व की दृष्टि से पहला स्थान था पेशवा या प्रधानमंत्री का। आप आगे चल के देखेंगे कि यही राज्य का सर्वे सर्वा बनेगा। पेशवाओं के नेतृत्व में ही मराठों के उत्थान का दूसरा दौर शुरू होगा, वो पेशवा में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये अष्टप्रधान का एक अंग है। लेकिन अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है छत्रपति की अनुपस्थिति में, छत्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी किसके पास रहती थी? पेशवा के पास रहती थी, है ना। छत्रपति के मौजूदगी में भी सबसे ज़्यादा महत्व पेशवा का था। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, लोकहित के मामले देखता था। दूसरा है मजमूदार अमात्य, है ना। इसकी स्थिति वित्त मंत्री की भांति थी। इसके पास क्या था? वित्तीय मामलों का अधिकारी था, है ना। राज्य की आय व्यय का प्रबंध देखना किसका कार्य है? मजमूदार या अमात्य का कार्य है। वाकया नवीस, इसे मंत्री भी कह दिया गया है ना। वाकया माने क्या होता है? घटना, नवीस माने खोज खबर रखना। राजा का जो छत्रपति का रोजनामचा है, रोजनामचा समझ रहे हैं, जो दैनिक यानी रोजाना की जो कार्रवाई है जो दरबार में होती थी उसका ब्यौरा रखता था। राज्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी रखता था, प्लस ये गुप्तचर मामले देखता था। यानी इसके पास एक लाइन में कह दें, इसकी स्थिति गृह मंत्री की भांति थी और गृह मामले इसके पास थे। अब आता है चौथा, सुरु नवीस या सचिव, है ना। राजकीय पत्राचार मामलों का उत्तरदायित्व तो इसी के ऊपर होता था। यदि कोई छत्रपति शिवाजी आदेश देंगे तो उस आदेश को तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सुरु नवीस या सचिव की। जो भी राजकीय आदेश होते थे, राजकीय पत्र होते थे, वो सब तैयार कराना इसी का कार्य था। तो राजकीय पत्राचार मामलों से संबंधित अधिकारी था। इसके अधीन चिटनिस शब्द मिलता है, चिटनिस या मुंशी कह लीजिए, है ना। लेखक की भांति कार्य करते थे, चिटनिस या मुंशी, है ना। जैसे कैशियर को कहते थे पोटनिस, पोटनिस। रुकड़िया, इसे क्या कहते थे? पोटनिस, रुकड़िया या कैशियर को। तो ये स्वाभाविक है किसके अधीन कार्य करेगा? वित्त मंत्री के अधीन कार्य करेगा, यानी मजमूदार। जबकि सुरु नवीस या सचिव के अधीन कौन? चिटनिस या मुंशी लेखक की भांति कार्य करेगा, चूंकि राजकीय पत्राचार मामलों का प्रमुख अधिकारी है, ठीक है। सुमंत या दबीर, पीछे से में पूछा गया यूपीपीएससी में कि परराष्ट्र मामलों का अधिकारी, परराष्ट्र यानी विदेशी राष्ट्र, यानी ये परराष्ट्र मामलों या विदेश मामलों का प्रमुख अधिकारी था, ठीक है, यह मंत्री था। सर-ए-नौबत, सैन्य मामलों का प्रबंध देखने वाला अधिकारी, है ना। अगर पूछा जाए शिवाजी के स्वराज के मुख्य सेनापति कौन थे, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि सर-ए-नौबत। मुख्य सेनापति स्वयं छत्रपति शिवाजी थे। सिर्फ ये सैन्य मामलों का प्रबंध देखने वाला अधिकारी था। ये सेना की भर्ती, सेना का संगठन बनाए रखना, सैनिकों का वेतन प्रबंध देखना, ये सारी सैन्य मामलों से संबंधित जिम्मेदारी कौन निभाता था? सर-ए-नौबत, ठीक है, सर-ए-नौबत। और आपको बता दूं, अगर कभी पूछा जाए पेशवा के बाद महत्व की दृष्टि से वरीयता क्रम में दूसरा स्थान इसी का होता था। किसका? पेशवा के बाद सर-ए-नौबत का। फिर है पंडित राव या दानाध्यक्ष।
धर्म और दान से संबंधित मामले देखने वाला अधिकारी कौन है? पंडित राव या दानाध्यक्ष। और संबंधित मामलों में शिवाजी को सलाह भी देता था। न्यायाधीश, छत्रपति के बाद न्यायिक मामले देखने वाला अधिकारी कौन था? न्यायाधीश। लेकिन मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस, स्वयं छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी के बाद न्यायिक मामले देखना और छत्रपति को उन मामलों में सलाह देने के लिए अष्टप्रधान में न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश छत्रपति शिवाजी स्वयं थे। यहीं पर मैं बता दूं, चीफ जस्टिस स्वयं छत्रपति शिवाजी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मराठी अभिलेखों में सर्वोच्च न्यायालय को मराठी अभिलेखों में कहा गया धर्म सभा। क्या कहा गया? धर्म सभा। और फारसी स्रोतों में, ये मराठी स्रोतों में हो गया, सर्वोच्च न्यायालय को कह दिया गया धर्म सभा, और फारसी स्रोतों में सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, क्या कहा जाता था? हाजिर मजलिस। हाजिर मजलिस, चूँकि मुग़ल प्रभाव है तो फारसी में भी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। हाजिर मजलिस फारसी स्रोतों में सर्वोच्च न्यायालय को कहते थे, हाजिर मजलिस। ठीक है, लेकिन हिंदू कानून ही लागू होते थे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कोई राजकीय दस्तावेज होता था, है ना, तो उस पर सबसे ऊपर किसकी मुहर और किसके हस्ताक्षर? सबसे ऊपर छत्रपति की मुहर और हस्ताक्षर होते थे। ठीक है, फिर इसके बाद किसकी मुहर और हस्ताक्षर? पेशवा की मुहर और हस्ताक्षर होते थे। ठीक है, फिर कौन तीन हैं जिनके केवल हस्ताक्षर होते थे? ठीक, सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर कितने बचे? तीन। इन तीन के केवल हस्ताक्षर होते थे। मतलब सरे नौबत के, पंडित राव के, न्यायाधीश के ना तो हस्ताक्षर होते थे ना मुहर लगती थी। मुहर सबसे ऊपर छत्रपति की लगती थी, फिर हस्ताक्षर, फिर पेशवा की, फिर हस्ताक्षर, लेकिन दस्तखत किसके? वाकया नवीस, शुरू नवीस और सुमंत के। बाकी जो लास्ट के तीन हैं उनकी ना हस्ताक्षर होते थे और न मुहर लगती थी। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के अष्टप्रधान में सर ए नौबत को छोड़कर सभी ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। किसको छोड़कर? सर ए नौबत को छोड़कर सभी ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। तीसरी बात है ना, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष सभी 6 अधिकारियों को सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना पड़ता था। किसको छोड़कर? पंडित राव और न्यायाधीश। ये विशेष बातें हुई। ठीक है, अब ये तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रप्रधान की बात हुई। मैं आपको बता दूं, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में बहुत अधिक जानकारी, जो भी स्रोत उपलब्ध है हमारे पास, उनसे बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाती। फिर भी जो जानकारी मिलती है, देखें, ये हमें पता चलता है कि शिवाजी ने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने स्वराज को प्रांतों में बांटा था, और जो प्रांतीय शासक होता था उसे सर सूबेदार या मुख्य देशाधिकारी, सर सूबेदार या मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था प्रांतीय शासक को। शुरुआती दौर में यानी प्रारंभ में केवल 3 प्रांत गठित किए थे, है ना। पहला है उत्तरी प्रांत। कौन सा? उत्तरी प्रांत। इस उत्तरी प्रांत में सूरत की सीमा, सूरत मुगल अधिकार में था, लेकिन उत्तरी प्रांत की सीमा सूरत से लेकर दक्षिण में कहाँ? पूना तक का क्षेत्र शामिल था। उत्तरी प्रांत में सूरत से लेकर के पूना तक का क्षेत्र शामिल था, और इस प्रांत का सर सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? त्रयंबक जी, त्रयंबक जी पिंगले। ठीक है,
यहाँ मैं बता दूं, हरीशचंद्र वर्मा में पढ़ेंगे तो उसमें मोरोपंत पिंगले लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, आप नए सोचिएगा मैंने गलत बताया, त्रैम्बक जी पिंगले। हाँ मित्रों, मैं आपको यहीं बता दूं, जब मैं मैसूर पढ़ा रहा था तो हैदर अली और आंग्ल मैसूर युद्ध यानी मैसूर विजय के फर्स्ट पार्ट में मैं गलती से बोल गया था वहाँ पर कि पतनशील मैसूर राज्य के राजा वेंकट द्वितीय ने, है ना, स्थानीय शासक राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। तो पतनशील विजयनगर राज्य के राजा वेंकट द्वितीय होना चाहिए। मैंने कमेंट बॉक्स में क्लियरिफाई भी कर दिया है। बहरहाल आप लोग समझदार हैं, इनको समझ लिया करिए कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था, ना कि मैसूर का। बहरहाल तो उत्तरी प्रांत की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? त्रैम्बक जी पिंगले को। और दक्षिण पश्चिमी प्रांत, इसके अंतर्गत कौन सा भूभाग आता था? याद रखिए मित्रों, नौसैनिक महत्व की दृष्टि से, है ना, कौन सा? तटीय कोंकण क्षेत्र आता था दक्षिण पश्चिमी प्रांत में, तटीय कोंकण क्षेत्र। और इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो को सौंपी थी। और तीसरा प्रांत था दक्षिण पूर्वी प्रांत, जिसके अंतर्गत कोल्हापुर, सतारा और सांगली ये जिले शामिल थे। कोल्हापुर, सतारा, सांगली दक्षिण पूर्वी प्रांत में। और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी दत्ताजी पंत को। किसको सौंपी गई? दत्ताजी पंत। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? शिवाजी का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। 1676 ईस्वी से 1678 ईस्वी के बीच अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान। और इस अंतिम कर्नाटक अभियान के दौरान वेल्लूर और जिंजी सहित पश्चिमी कर्नाटक को जीत लिया था शिवाजी ने। वेल्लूर, जिंजी सहित पश्चिमी कर्नाटक को जीत लिया था और चौथा प्रांत गठित किया था। कौन सा? दक्षिणी प्रांत। और उस दक्षिणी प्रांत की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? पंडित रघुनाथ पंत हनुमंते को। पंडित रघुनाथ पंत हनुमंते वही हैं जिन्होंने मराठी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली तैयार की थी शिवाजी के कहने पर। क्या नाम था उसका? राज व्यवहार कोश। उन्हीं पंडित रघुनाथ पंत हनुमंते को चौथे दक्षिणी प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, तो एक सवाल क्लियर कि अंतिम अभियान कौन? कर्नाटक अभियान। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम विजय कौन सी थी? अंतिम कर्नाटक अभियान के दौरान 1678 ईस्वी में शिवाजी द्वारा की गई अंतिम विजय थी जिंजी की विजय। कौन सी? जिंजी की विजय। ठीक है, तो अंतिम विजय जिंजी विजय। रही बात स्थानीय प्रशासन के बारे में, तो स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी नदारत है ना। इतना उल्लेख अवश्य मिलता है कि प्रांतों को महालों में, स्थानीय प्रशासन की बात करें यदि हम, तो कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना उल्लेख मिलता है कि प्रांतों को किसमें? महालों में। और महाल को तरफ या मौजा में विभाजित किया गया था। और शासन की सबसे छोटी इकाई थी क्या? ग्राम या गांव। बस इतना उल्लेख है कि महाल का शासक कहलाता था। वास्तव में राजस्व वसूली को ध्यान में रखते हुए इस तरह के स्थानीय इकाइयों का विभाजन किया गया था। महाल का शासक कहलाता था सर हवलदार। तरफ या मौजे का शासक कहलाता था हवलदार। ये सर हवलदार महाल का शासक, तरफ या मौजे का हवलदार। और ग्राम में पाटिल या पटेल या पाटिल नामक वंशानुगत अधिकारी थे। पटेल वो या पाटिल वास्तव में वंशानुगत लगान अधिकारी था, लेकिन गांव की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। ठीक है, तो ये
एक तरह से जो उन्होंने मोटे तौर पे प्रशासनिक विभाजन किया था, जो उन्होंने व्यवस्था स्थापित की थी, ये थी। अब हम बात करेंगे उनके रेवेन्यू सिस्टम पे, राजस्व व्यवस्था पर, ठीक है, उनकी सैन्य व्यवस्था पर, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो राजस्व व्यवस्था की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए शिवाजी के समय मराठा स्वराज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। लेकिन पेशवाओं के समय आगे चलकर मुख्य स्रोत हो जाएगा चौथ। तो 3 स्रोत हैं राजस्व के। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? भू राजस्व या लगान। दूसरा एक स्रोत है चौथ। सोचिए, चौथ वसूली पहली बार शिवाजी ने किस प्रदेश से की थी? मुगलों के अधीन खानदेश से। और तीसरा है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी। मुख्य स्रोत क्या है? भू राजस्व। ठीक है। स्वराज की आय का मुख्य स्रोत, प्रशासनिक संचालन के लिए पैसा चाहिए, एक सुनिश्चित आय चाहिए, ठीक है। तो स्वराज की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व। अब एक प्रश्न, अगर भू राजस्व व्यवस्था पर बात करें तो पहला प्रश्न यही उठता है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था क्या किसी के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी? यस, आप पुस्तकों में पढ़े होंगे कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था दक्षिणी राज्य अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर? मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था पर शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था में मौलिक सुधार भी किए थे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, मलिक अंबर भूमि माप के लिए कोई मानक इकाई या पैमाना निर्धारित करने में सफल नहीं रहा था, है ना। जबकि शिवाजी ने भूमि माप के लिए एक मानक पैमाना निर्धारित किया था, है ना, जिसे क्या कहते थे? काठी। क्या कहते थे? काठी। या दूसरा नाम इसका भी मिलता है, मानक छड़ी। काठी या मानक छड़ी। ये 20 काठी लंबा, 20 काठी लंबा और 20 काठी चौड़ा, ये होता था 1 बीघा। और 120 बीघा का जो भूभाग होता था उसे कहते थे 1 चावर, है ना। अब अगला सवाल उठता है, शिवाजी की भू राजस्व दर क्या थी? क्या शिवाजी ने भूमि का सर्वेक्षण वगैरह कराया था? यस, शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो के द्वारा, किसके द्वारा? अन्नाजी दत्तो के द्वारा कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण कराया था। ठीक है। और चूंकि भू राजस्व की वसूली उपज के आधार पर की जाती थी, जितना प्रोडक्शन होगा उसी के अनुरूप वसूला जाएगा। ठीक है। तो उपज के आधार पे होती थी। अब मान लीजिए कि उपज का 1/3 है, तो 1 कुंटल हुआ या 90 किलो हुआ तो 30 किलो शिवाजी ले लेंगे। ठीक है। तो अन्नाजी दत्तो के द्वारा कृषियों की भूमि का सर्वेक्षण कराया। और देखिए, लगान वसूलते समय सर्वेक्षण क्यों कराया गया? उपज का ध्यान रखा जाता था। उपज भूमि की किस्म के अनुसार होती है। जो सबसे अच्छी भूमि किसे कहेंगे? जिसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो अन्नाजी दत्तो के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण कराने के बाद उन्होंने कृषि योग्य भूमि को उत्तम भूमि
मध्यम भूमि और निम्न भूमि में वर्गीकृत किया था। उत्तर भारत में सबसे पहले शेरशाह ने ये कार्य किया था। ठीक है, उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि में वर्गीकृत किया था। और उपज के आधार पर शुरू में उन्होंने कितना 1/3 भाग यानी 33% भू राजस्व निर्धारित किया था। लेकिन बहुत जल्द ही शिवाजी ने कई स्थानीय करों को, जो लोगों की परेशानी का कारण बने हुए थे, इसीलिए कहा जाता है शिवाजी लोक हित का बराबर ध्यान रखते थे। निरंकुश शासक ही नहीं बल्कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक कह सकते हैं शिवाजी को, है ना। ऐसा निरंकुश शासक, प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहलाता है जो भले ही राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित रखे और उस पर किसी का अंकुश ना हो, लेकिन जन कल्याण को भी ध्यान दे, जनता के हितों के अनुरूप कार्य करे। तो लोकहित या जनहित को कभी शिवाजी ने नज़रअंदाज नहीं किया। ठीक है, तो शुरू में भले उन्होंने 33% यानी उपज का 1/3 भाग निर्धारित किया, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने जब कई स्थानीय करों को समाप्त कर दिया तो उन्होंने भू राजस्व की दर निर्धारित कर दी ज़्यादा थोड़ा। कितनी? उपज का 2/5 भाग, उपज का 2/5 भाग यानी 40%। 2 बार पीसीए से पूछा गया है। और ताजुब भी है कि विकल्प में 33% भी दिया है, 40% भी दिया है, यानी 1/3 भी दिया है, 2/5। तो कभी भी ऐसा आ जाए तो मानक भू राजस्व दर क्या मिलती है शिवाजी की? 40%, है ना। ज़्यादा स्रोतों में यही दर दर्ज है, तो यानी कि बहुत कम समय तक ये वसूला था। इसका मतलब ये। अब अगला सवाल उठता है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, है ना। स्वरूप समझ रहे हैं? रैयतवाड़ी था, जमींदारी था। अब जमींदारी व्यवस्था अगर होती तो शासक और किसान के बीच क्या है? जमींदार बिचौलिया होता वसूलने के लिए, जमींदार वसूल कर शासक को देता। लेकिन अधिकांश पुस्तकें आप पढ़ेंगे, लिखा मिलता है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था का स्वरूप रैयतवाड़ी था। रैयत रियाया शब्द से बना है, प्रजा यानी किसान, यानी ऐसी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है जब शासक भू राजस्व वसूली के लिए अपने वेतन प्राप्त अधिकारियों के माध्यम से सीधे किसान से संपर्क करे, किसान और राज्य के बीच कोई बिचौलिया ना हो। तो शिवाजी बिचौलियों को नहीं पसंद करते थे, है ना, देशमुख कुलकर्णी जैसे। लेकिन देशमुख किसे कहते थे? महाराष्ट्र में जमींदारों को कहा जाता था देशमुख। तो शिवाजी ने प्रयास किया था कि इन बिचौलियों को समाप्त करें, लेकिन वे देशमुखी व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन उनके समय स्वरूप रैयतवाड़ी भले बना रहा, चाहकर भी शिवाजी देशमुखी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। दूसरा आय का एक स्रोत है चौथ, है ना। चौथ से क्लियर ही है, एक चौथाई नामे से क्लियर है। यानी इस पर भी बहुत विवाद है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिया है। कोई कहता है सेना का भय दिखाकर जबरन वसूली करते थे मराठे, है ना, मराठा आक्रमण से बचने के एवज में लिया जाता था कर। वास्तव में अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसे बालात सैनिक वसूली की संज्ञा ही देते हैं, सेना का भय दिखाकर वसूली। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार चौथ को बालात सैनिक वसूली, बलपूर्वक की गई सैनिक वसूली की संज्ञा देते हैं। क्यों? वास्तव में चौथ उन राज्यों की वार्षिक आय का 25% यानी 1/4 भाग होता था, जिन राज्यों पर शिवाजी के नेतृत्व में मराठे आक्रमण करते थे। यदि वो राज्य अपनी वार्षिक आय का 1/4 यानी चौथ देना स्वीकार कर लेता था, तो इसके बदले में मराठों द्वारा उस राज्य को सुरक्षा की गारंटी भी दी जाती थी। ठीक है,
हाँ, कि कोई बाहरी आक्रमण करेगा, चूंकि आप हमें चौथ दे रहे हो तो हमारे संरक्षित हो गए। यदि कोई बाह्य शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो हम आपको सुरक्षा देंगे, उसके खिलाफ आपको सहयोग देंगे। ठीक है। किसने चौथ को भय दोहन की संज्ञा दी? भय दोहन, जदुनाथ सरकार, जेएन सरकार ने चौथ को भय दोहन की संज्ञा दी है, यानी सेना का भय दिखाकर दोहन करना, भय दोहन की संज्ञा जदुनाथ सरकार ने। अब तीसरा आता है सर देशमुखी, है ना। देशमुख किसे कहते थे? अभी मैंने बताया। महाराष्ट्र के जमींदारों को क्या कहा जाता था? देशमुख। अभी भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं, विलासराव देशमुख। छोटे जमींदार जो होते थे, जिले स्तर से वसूलते थे, कुलकर्णी, है ना। अभी भी देखिए महाराष्ट्र में बड़े खानदानी लोग हैं, कुलकर्णी, देशमुख, है ना। पाटिल ग्रामीण स्तर पर थे, ये भी जमींदार जैसे हो गए। इन्हीं पाटिल लोगों में से कोई देशमुख हो जाता था, आगे चल के कोई कुलकर्णी हो जाता था। ठीक है। तो ये सब बड़ा प्रभावशाली लोग थे। तो देशमुख का मतलब है देश माने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुखिया लोग यानी जमींदार। सर देशमुख, देशमुखों का देशमुख। चूँकि शिवाजी महाराष्ट्र के स्वाधीन शासक थे, यानी इन देशमुखों के देशमुख थे, यानी सर देशमुख थे। इसीलिए महाराष्ट्र के देशमुखों या जमींदारों से उनकी वार्षिक आय का 1/10 भाग, एनुअल इनकम का कितना? 10 भाग लेते थे। क्यों लेते थे? महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते, सरदेशमुख देशमुखों का देशमुख होने के नाते ये कर लेते थे, यानी जमींदारों की, देशमुखों की वार्षिक आय के 1/10 भाग। इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता था? सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। ठीक है। ये तो हुई रेवेन्यू सिस्टम की बात, और थोड़ा सा हम सैन्य व्यवस्था की बात कर लेंगे इसी में, है ना। महत्वपूर्ण बातें, ताकि आपके परीक्षा उपयोगी सवाल सारे मिल जाएं, है ना। अगर पढ़ाने के बाद भी कुछ छूटता है तो फिर मेहनत बेकार है। तो सैन्य व्यवस्था पर थोड़ा बात कर लें। शिवाजी की सेना में घुड़सवार, पैदल, घुड़सवार प्लस पैदल सैनिक प्लस हाथी भी कुछ शामिल थे, प्लस तोपखाना भी था, प्लस नौसेना भी थी। हाथियों का अधिक उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी जिक्र किया गया। और सुरक्षा व्यवस्था में किलों की भूमिका, दुर्गों की, बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है। जहाँ किला होता था उसके आसपास जो भी महाल या तरफ या गांव आते थे, वहाँ से वसूल कर कहाँ किले में ही पहुँचाया जाता था, किले के माध्यम से केंद्रीय कोष में जाता था। तो घुड़सवार सैनिक, पैदल, हाथी, तोपखाना, नौसेना शामिल थे। किलों की भी सामरिक व्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण थी क्या? घुड़सवार सेना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घुड़सवार सेना। ठीक है। 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिकों का उल्लेख मिलता है, 2 प्रकार के। एक बारगीर, बारगीर, और दूसरे हैं सीलेदार। किताबों में कैसे लिखा है? सीलेदार। शुद्ध होता है सिलहदार, है ना, लेकिन हर जगह यही लिखा मिलेगा, दोनों चलता है, बारगीर और सिलेदार। बारगीर ये कहिए स्थाई या कहिए नियमित घुड़सवार सैनिक थे। बारगीर जो थे स्थाई या नियमित घुड़सवार सैनिक थे। इन्हें स्थाई वेतन भी दिया जाता था। किसको? बारगीर को। या कह सकते हैं बारगीर नामक घुड़सवार स्थाई या नियमित घुड़सवार सेना का अंग थे। स्थाई या नियमित घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पागा।
का अंग थे। जो स्थायी घुड़सवार सेना थी उसे क्या कहते थे? पागा। अच्छा, सीलेदार कौन थे? ये स्थायी नहीं, अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, जरूरत पड़ने पर जिन्हें भर्ती किया जाए। इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि एकमुश्त रकम दे दी जाती थी, एक मुश्त पैसा दे दिया जाता था, जिससे अपने सैनिक और साजो सामान का प्रबंध खुद करते थे सिलेदार। लेकिन ये बारगीर जो थे स्थायी या नियमित घुड़सवार सेना का अंग थे, और स्थायी या नियमित घुड़सवार सेना को कहते थे पागा। इसका बड़ा ही मजबूत या बड़ा ही चुस्त दुरुस्त संगठन था। ठीक है, कैसा संगठन था हम देख लेते हैं। पागा का संगठन कैसा था? पागा का संगठन 25 घुड़सवार, 25 इसे मैं मिटा दे रहा हूं। क्या संगठन था? 25 घुड़सवार पर एक हवलदार। ठीक है, और 5 हवलदार पर, 5 हवलदारों पर एक जुमलादार। एक जुमलादार और 10 जुमलादारों पर एक हजारी, और 5 एक हजारी पर, 5 एक हजारी पर एक पंच हजारी। और फिर 5 हजारी के ऊपर, यानी सबसे ऊपर कौन होता था? सर ए नौबत। ठीक है, और फिर सीधे छत्रपति। तो ये क्या हो गया? आरोही क्रम। सबसे पहले हवलदार, फिर जुमलादार, फिर एक हजारी, फिर 5 हजारी, फिर सरे नौबत, तब छत्रपति। देखिए कैसा संगठन है। ठीक है, तो ये याद रखिए, कभी विकल्प दे दिया जाए आरोही और रोही क्रम लगवा दे, आप डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक, पैदल सेना की बात करें तो पैदल सैनिक को क्या कहते थे? पैदल सैनिक। पैदल सैनिक को कहा जाता था पायक, है ना? कहीं पाइक लिखा है, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, पायक। इस और कितने कुल जो तादाद लिखी मिलती, 1 लाख पैदल सैनिक थे शिवाजी की सेना में। चाहे वो घुड़सवार सेना हो, चाहे पैदल सेना। है मत सोचिए केवल हिंदू शामिल थे, चाहे वो घुड़सवार सेना हो या पैदल सेना, हिंदू सैनिकों के साथ साथ मुसलमान सैनिक भी शामिल थे। ठीक है, हाँ, और उन्हें पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। इसीलिए तो मैंने बताया शिवाजी की इस धार्मिक, उदार धार्मिक नीति की प्रशंसा कट्टर मुस्लिम लेखक काफी खां ने की है। तो अब देखिए पैदल सेना का संगठन कैसा था। पैदल सेना का जो संगठन है, 9 पायक संगठन पर बात करें, 9 पायक पर एक नायक और 10 नायकों पर एक हवलदार, फिर 2 या 3 हवलदारों पर, जैसा पुस्तकों में लिखा है वही बता दूंगा, 2 या 3 हवलदारों पर क्या होगा? एक जुमलादार और 10 जुमलादारों पर एक हजारी। ठीक है, और 7 एक हजारियों पर एक सप्त हजारी। ध्यान दीजिएगा, सवाल आया नहीं कभी। सप्त हजारी का पद होता था ये नौसेना में, पैदल सेना में, घुड़सवार सेना में। तो केवल किसमें? पैदल सेना में। और 5 हजारी घुड़सवार सेना में।
ठीक है। फिर वैसे ही इसके ऊपर क्या, सरे नौबत, और इस सरे नौबत के ऊपर सीधे छत्रपति। ठीक है। शिवाजी ने तोपखाना भी गठित किया था, और शिवाजी का तोपची कौन था, इब्राहिम खां गोलंदाज। ध्यान दीजिए, मराठों में पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठा तोपखाने की कमान संभालेगा उसे भी इब्राहिम खां नाम था, लेकिन तखल्लुस में जो नाम के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस, अंतर है, वो है इब्राहिम खां गारदी। लेकिन शिवाजी का प्रमुख तोपची कौन था, इब्राहिम खां गोलंदाज। ठीक है, इब्राहिम खां गोलंदाज। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन भी किया था। ठीक है, उनका मुख्य नौसैनिक अड्डा कहाँ था, मुख्य नौसैनिक अड्डा पूछा गया है, आप जानते हैं सब, कोलाबा। कोलाबा में था, और कल्याण एवं भिवंडी, कल्याण एवं भिवंडी महाराष्ट्र के, ये नौसेना के उपकेंद्र थे। ठीक है, मुख्य नौसैनिक अड्डा कोलाबा में था, है ना। आपसे पूछा जा सकता है शिवाजी ने नौसेना का गठन क्यों किया था। बेसिकली वास्तव में बंबई के पश्चिम है एक जंजीरा द्वीप, और जंजीरा द्वीप में अबिसीनिया के रहने वाले सिद्दी लोग, कौन, अबिसीनिया अफ्रीका में है, वहाँ के मूल रूप से वहीं के रहने वाले थे सिद्दी। ये सिद्दी लोग बंबई के पश्चिम में स्थित जंजीरा द्वीप में बस गए थे। इनके पास मजबूत नौसेना थी, और ये अपनी नौसेना के बल पर शिवाजी के प्रभाव क्षेत्र में लूटमार करने लगते थे। पता चला शिवाजी दूसरे अभियान पर गए तो इन्होंने शिवाजी के प्रभाव क्षेत्र में घुस करके लूटमार शुरू कर दी। बड़ा परेशान हो गए थे, तो अपने इन्हीं जंजीरा द्वीप से के सिद्दी लोगों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिवाजी ने नौसेना का गठन किया था, ये उल्लेख मिलता है। और शिवाजी के कई महत्वपूर्ण नौसेनापतियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 3 के नाम है, भाई नायक भंडारी, भाई नायक भंडारी, दरिया खां सारंग, और तीसरा नाम है दौलत खां। भाई नायक भंडारी, दरिया खां सारंग और दौलत खां। मैंने अभी चर्चा की थी कि किलों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मित्रों, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि शिवाजी के समय कोई भी प्रशासन में, चाहे अष्टप्रधान हो, चाहे सैन्य व्यवस्था में कोई पद, है ना, वंशानुगत नहीं हो पाया था। भले ही रेवेन्यू सिस्टम में देशमुख और पाटिल ये पहले से चले आ रहे थे, वंशानुगत थे, लेकिन सेना में और केंद्रीय स्तर पर जो 8 मंत्री नियुक्त किए, कोई पद वंशानुगत नहीं हो पाया। ठीक है, और सैन्य अभियानों में बच्चों, स्त्रियों, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता था। ठीक है, सैन्य अभियानों के दौरान परिवार या अपने परिवार को ले जाना या महिलाओं को ले जाने की मनाही थी पूरी तरीके से। ठीक, और रही बात किले तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण थे, बताया आपको। और जो किले थे, किले में कई अधिकारी नियुक्त होते थे, जैसे किले की सुरक्षा देखने वाला अधिकारी कौन, क्या कहलाता था, हवलदार। ये क्या है, किले की सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। ठीक है, हवलदार। फिर है कारखानानीस, कारखानानीस किले से संबंधित उत्पादन व्यवस्था देखेगा। ठीक है, सबनीस, सबनीस इसका क्या काम है, ये रसद, अनाज वगैरह प्लस सैन्य सामग्री का प्रबंध देखेगा, सबनीस। ठीक है,
और फिर है फाड़निस, है ना। किले के आय व्यय के दस्तावेज रखेगा, प्रबंध देखेगा, है ना। ये प्रमुख अधिकारी किले में नियुक्त होते थे। ठीक है, तो ये थी मित्रों शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, मेरी नज़र में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, है ना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक, तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।